दोस्तों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार शर्मा, जियोग्राफी लेक्चर। आज जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो सभी स्कूल के बच्चों के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक प्रारंभिक ज्ञान है। इसके लिए आप लोग लगातार इस चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और ये आपके भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारत एक परिचय। तो भारत का क्या परिचय है, ये हमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। तो भारत का नामकरण ये एक इतिहास का भी पार्ट है और यह भूगोल का भी पार्ट है। तो भारत का नामकरण, वर्तमान नामकरण कैसे हुआ, तो आपको ध्यान देना होगा कि भारत को जो भारत राजा है उनके आधार पर यह कहा गया है कि ये क्या है, भारत कहा गया है। अब इस भरत राजा है, इसके बारे में एक विवाद आता है कि यह राजा दुष्यंत व शकुंतला का पुत्र था। कुछ लोग इसे देवराज इंद्र की पुत्री जयंती व ऋषभदेव का पुत्र मानते हैं, परंतु हमारे को इस विवाद में न जाकर हमारे को सिर्फ यह ध्यान रखना है कि यह भरत, राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा। यदि दोनों ऑप्शन कहीं पे आ जाए तो आप राजा दुष्यंत व शकुंतला का पुत्र इसको करना होगा आपको। आगे की हम स्लाइड में देखते हैं कि इसको ईरानियों के द्वारा, ईरानी जो थे जिनको कई जगह इसका आता है ओब्लिक लगा हुआ पर्सिया, ये जो लोग हैं इन्होंने भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान कहने के पीछे एक कारण था, वो था सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी है, सिंधु नदी को यहां पर सहका है कहे जाने के कारण इसे हिंदू कहा जाता था, हिंदू नदी, और इसी कारण इसे हिंदुस्तान कहा गया। तो दोस्तों, सिंधु नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान, और किन के अनुसार, पर्शियन या ईरानी लोगों के अनुसार। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, जो ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोगों के अनुसार इसे इंडिया शब्द कहा गया। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में इसे क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान में इंडिया व भारत दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप चारों बातें ध्यान रखोगे कि राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा है भारत। ईरानियों या पर्शियन लोगों ने क्या कहा है, इन्होंने इसको कहा है हिंदुस्तान, और ग्रीक लोगों ने इसे कहा है इंडिया। और भारतीय संविधान में यह क्या कहा गया है, दो शब्दों का उपयोग किया गया है, इंडिया व भारत। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं भारत की स्थिति व विस्तार की। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और जियोग्राफी यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले किसी स्थान का हमारे को क्या पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, और लोकेशन के लिए हमारे को अक्षांश व देशांतर व गोलार्धों का अध्ययन करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर मैंने एक ग्लोब दिखाया है। ग्लोब को मैंने दो पार्टों में, दो तरह की लाइनें हैं, एक खड़ी लाइनें और एक आड़ी लाइनें हैं। जो ये आड़ी लाइनें, इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और ये जो रेखा है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश। इसी का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, भूमध्य रेखा। और इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इस ये जो वर्त है, इस वर्त को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इस रेखा के उत्तर में जो भी स्थित है भूभाग, उसको कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो दक्षिण में स्थित भाग है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध।
तो दोस्तों अक्षांश स्थिति के अनुसार भारत की जो अवस्थिति है वो ये है, ये भारत आपका, और भारत यहां अवस्थित होने के कारण ये कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इसे वृहत व्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वृहत व्रत। तो इसके 3 नाम हो गए, 0 डिग्री अक्षांश, वृहत व्रत, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। दोस्तों ये जो रेखा है, इस रेखा को, ये जो खड़ी रेखाएं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। दोस्तों यहां गौर करना, ये जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। और इस 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा। दोस्तों इस रेखा के इधर वाले भूभाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी भाग को, ये जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहां है, ये जो लाइन है, इसका उत्तर हमारे को ढूंढना है कि हमारा भारत कहां है। तो ये हमारा भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और ये देखो इस रेखा के भारत है पूर्व में और इस रेखा के उत्तर में। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। यदि भारत यहां होता तो ये कौन से गोलार्ध में होता, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में होता। यदि हमारा भारत यहां होता तो ये दक्षिणी पश्चिमी, यदि भारत यहां होता तो ये होता उत्तरी पश्चिमी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा गोलार्ध है, भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बुक में जरूर उतारिए। दोस्तों यह एशिया के दक्षिण में स्थित है। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैंने मैप के द्वारा इसको समझाने का कोशिश की है। ये आपका एशिया महाद्वीप है, पूरा एशिया महाद्वीप है। ये आपका रूस है, ये आपका चाइना है, ये मंगोलिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये आप यदि देखोगे तो ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। दोस्तों किसी भी क्षेत्र की यदि दिशा ज्ञात करनी है तो आपको ऐसे प्लस का निशान बनाना है। ऊपर लिखोगे उत्तर, नीचे लिखोगे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और यदि हम ये निशान यहां बनाएं तो ये दोस्तों ये निशान हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए यहां होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों भारत है वो एशिया के कहां है, दक्षिण में है। तो कभी भी ये गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आगे हमारे स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्षेत्रफल है वो किलोमीटर स्क्वायर में बताया जाता है, और यह विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है। कितना रखता है दोस्तों, 2.4% हिस्सा रखता है। दोस्तों अब ये पूछा जा सकता है कि 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा है रूस, नंबर 2 पे हमारे आता है कनाडा, नंबर 3 पे आता है चीन, नंबर 4 पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 5 पे आता है ब्राजील, 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7 पे आता है भारत, और 8वां जो देश है उसका नाम आता है अर्जेंटीना। तो दोस्तों कंपटीशन में कभी भी आप बीएसटीसी वगैरह का एग्जाम देते हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। तो यहां पर इसका एक शॉर्ट फॉर्म यदि आप बनाना चाहो तो आप यहां पर यह बना सकते हो रुक, चीन, अब, भारत। तो दोस्तों इसका हो गया रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसका आप एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। दोस्तों यहां पर बराबर कंफ्यूजन बना रहता है आप लोगों के कि चीन और यूएसए में ज्यादा किसका है क्षेत्रफल है, तो यहां पर चीन का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल है कितना, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व की जो प्रतिशत हिस्सा है वो है 2.4%। और जो 6 बड़े देश हैं उनमें रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया
और 8वां जो देश है वो है अर्जेंटीना। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं भारत की जनगणना की। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि भारत की जनसंख्या है वो कितनी है 2011 के अनुसार, क्योंकि प्रति 10 वर्ष बाद में हमारी जनगणना होती है। कितने वर्ष बाद में, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये कितने वर्ष बाद में होती है, तो ये 10 वर्ष बाद में होती है। और भारत लगभग विश्व की 17.2% जनसंख्या रखता है। कितना रखता है 17.2%। और जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा है दूसरा। तो पहला किसका है दोस्तों, चीन का। दोस्तों ये चीन है, इनकी एक जनसंख्या नीति थी यानी पॉपुलेशन पॉलिसी थी कि हम दो हमारे एक। ये अभी हाल ही में बंद कर दी गई है क्योंकि वहां पर वृद्ध जनसंख्या बढ़ती गई और कार्यशील जनसंख्या का अभाव होता गया। इस कारण वहां पर इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया है। जैसे भारत में अभी जनसंख्या पॉलिसी चल रही है उसके अंतर्गत हम दो हमारे दो की नीति का अपनाया जाता है। तो ऐसे ही यदि आपको यह पूछा जाए कि वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक कहां की है तो जापान की है दोस्तों। नेक्स्ट हम स्लाइड में बात करते हैं भारत का अक्षांश व देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों होता है। आगे ध्यान देना, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं कि इसको ऐसे कैसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो आपकी मैप है इसमें मैं पहले पीछे की स्लाइड में जाना चाहूंगा जहां पे मैंने आपको यहां पर एक बात बताई थी कि ये जो मैप ग्लोब है इस ग्लोब में इस 0 डिग्री के ऊपर वाला जो भी हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो यहां जितने अक्षांश बनेंगे दोस्तों उनको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे बनेंगे उनको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पर जो देशांतर बनेंगे इधर वाले वो सभी पूर्वी देशांतर होंगे और इधर बनेंगे उनको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। दोनों चीजों को गौर करना है। तो दोस्तों अब आपको यहां ध्यान देना है कि इस भारत के मैप में गौर करना है आपको कि ये जो आपका ग्लोब था इस ग्लोब में भारत है वो यहां है। तो इस 0 डिग्री के ऊपर वाली जो रेखाएं हैं वो सभी उत्तरी अक्षांश है। इस कारण यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां से हम ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो यहां पर हमारे को देखने को मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों यहां पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि इसको हम दक्षिणी अक्षांश कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा के ऊपर होने के कारण ये उत्तरी अक्षांशी है। यहां से हम चलते हैं तो ये 9, 10, 11, 12 और यहां चलते चलते यहां तक आते हैं तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अवस्थिति होती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो दोस्तों यहां ध्यान देना, यहां 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत है। अब दोस्तों यहां पर भी यह गलती होती है कि हम इसको पश्चिमी देशांतर कर देते हैं, जबकि यहां ध्यान देना इस 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा के इधर भारत होने के कारण यहां पर ये आएगा 0 के बाद में 1, 2, 3 और यहां आते आते 68 और ये 97। तो इधर चलेंगे हम तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट दोनों पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों आपको यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखनी है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं। ये आपको एक मैंने यहां पर स्लाइड में बताने का प्रयास किया है, थोड़ा सा गौर करना आपको।
कि आपको पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री और 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य, भारत 29 डिग्री 2 मिनट के मध्य स्थित है। कुल अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है। यह आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यह ध्यान रखना। यह कर्क रेखा का मान कितना है, यह भी पूछा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों यहां पर एक बात आपको पीछे की स्लाइड में बताना भूल गया, यहां थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान देना। ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है ये दोस्तों। ये क्या कहलाता है? दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। क्या? इंदिरा पॉइंट। क्यों? क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, परंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट चैनल में ये 6 डिग्री 4 मिनट के मध्य शुरू हो रहा है। दोस्तों इसका दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, और इसी का नाम है आगे पिग्मेलियन पॉइंट। हालांकि ये जो द्वीप है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सी लेवल बढ़ने के कारण वर्तमान में डूब चुका है। फिर भी हमारे को ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार में कौन सा कहां अवस्थित है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों यहां पर गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात है, ये दोस्तों यहां पर बात है इंदिरा कोल। दोस्तों ये अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंदिरा कोल किस राज्य में स्थित है, तो ये लद्दाख में, न कि जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 राज्यों का निर्माण किया जा चुका है, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, यहां आपको ध्यान रखना है, क्या? दक्षिणतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? यहां पर है कन्याकुमारी। अंग्रेजों ने इसको नाम दिया कैप कमोरिन। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या? कैप कमोरिन कहा गया है। दोस्तों इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोहर माता, कई जगह आता है गौर माता, जो सरक्रीक में है। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कैप कमोरिन है, ये तमिलनाडु में। और यदि पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी मुख्य भूमिका। और यदि पूर्णतः पूछा जाए तो आपको मैंने अभी बताया था इंदिरा पॉइंट। यह भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये किस द्वीप में स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। दोस्तों कहां है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। दोस्तों यहां गौर करना, यह गुजरात राज्य में स्थित है सरक्रीक। और सबसे पूर्वी, यह ध्यान रखना, वालांगू, और यहीं पर एक गांव है किबिथु। ये दोनों एक ही देशांतर पर स्थित है। इस कारण ये कई बार पूछा जाता है, वालांगू या किबिथु ये पूर्वी गांव है और ये अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले सूर्योदय होने वाला ये स्थान है। देखो दोस्तों यहां ध्यान रखना कि सबसे पहले सूर्योदय होगा वो पूर्व में होगा, और पूर्व में होने के कारण ये कहां हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो सबसे बाद में कहां होगा? गुजरात में होगा, और गौर माता पे सबसे बाद में होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण गौर करना है कि यहां उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार इसका क्या है? ज्यादा है। किसका? भारत का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और
कितना है 3214, और पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है पूर्व से पश्चिम 2933। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जो करक रेखा कहलाती है। अभी मैंने बताया था करक रेखा का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ये कितने राज्यों से गुजर रही है, तो देखो ये है आपका राजस्थान, सॉरी भाई, ये आपका राजस्थान है और ये आपका गुजरात है, ये आपका एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, और ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात ध्यान देना है कि यह है आपको एक जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो भारत का क्या है, मानक समय देशांतर है। यहां से भारत के मानक समय यानी भारत का समय निर्धारित किया जाता है। दोस्तों ये यूपी के अंदर इलाहाबाद के समीप एक जगह है जिसका नाम है नैनी, और यहां से भारत का समय निर्धारित होता है नैनी से। और ये कितने राज्यों से गुजर रही है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन क्लासों में भी पूछा जाता है और स्कूलिंग में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, भारत का मानक समय देशांतर है वो 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, और यहां ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों यहां ध्यान रखना, कई किताबों में ये बहुत बड़ी गलती लिखी जाती है, तेलंगाना को भी शामिल कर देते हैं, जबकि मैं बता दूं कि तेलंगाना इसमें से नहीं गुजरता। ठीक है ना, तेलंगाना में से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये नहीं गुजरती। अब दोस्तों यहां ध्यान देना कि ये दोनों रेखाएं, करक रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं हैं वो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में से गुजरती है। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि करक रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 2 राज्यों से गुजरती है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ से। दोस्तों अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या करती हैं, करक रेखा है वो ताप कटिबंधों का निर्धारण करती है, और ये क्या करती है, ये आपकी करती है समय का निर्धारण। दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये यहां पर ये मैंने बाकायदा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने कितने राज्यों से ये रेखाएं गुजरती है। तो दोस्तों यहां ध्यान देना, ये कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से, और ये कितने राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले